साथियों, साहित्य सरगम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये व्याकरण सीरीज का पहला पार्ट है और ये पहला प्रश्न भी है। और इसी के साथ साथ हम आगे प्रश्नों के क्रम को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है, पहले मूल दीर्घ स्वरों की बात कर लेते हैं, मूल स्वरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मूल स्वर देखिए होते हैं 4। जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं 4। मूल स्वर होते हैं 4। कौन कौन से? आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया। ये 4 मूल स्वर होते हैं। अब देखिए, इसका दीर्घ स्वर ये हो जाएगा, आ का बड़ा आ हो गया, ई का बड़ी ई हो गया और ऊ का ये हो गया बड़ा ऊ। ये इनके इनके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो पूछा है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसका कोई दीर्घ स्वर नहीं होता है। ये ओ, ये संयुक्त स्वर है। ये कैसा स्वर है? ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आ जाएगा। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो यही वाला इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो है वो होती हैं 2 प्रकार की। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक स्वर ध्वनि होती है, एक व्यंजन ध्वनि होती है। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक स्वर, एक व्यंजन। अगला प्रश्न देखिए आप, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक ह्रस्व स्वर हो जाएगा, एक जो है दीर्घ स्वर हो जाएगा और एक हो जाएगा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसमें जो है, एक से अधिक वर्णों के मेल को जो है हम शब्द कहेंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, बशर्ते उसमें सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता अगर उसमें होगी तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ई, यहाँ देखिए ई, ई बड़ी ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? एक हमने फार्मूला पढ़ा है, इचु यसानाम, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है 5वें का सी नंबर हो जाएगा, इचु यसानाम तालु, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इचु यसानाम तालु। यानी कि चा वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे तो वो जो है तालव्य होंगे। अगला प्रश्न देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जो स्वतंत्रता से जिनका उच्चारण होगा और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होंगे उनको हम कहेंगे स्वर। उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे स्वर। उनको कहेंगे स्वर। व्यंजन जो है हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है, यही आपको बताना है। कौन सा एक जो है दीर्घ स्वर नहीं है? प्रश्न नंबर इसमें 7 है। तो देखिए, मूल स्वर जो हमने बताए थे, आ, ई, उ, री, ये मूल स्वर कहलाते हैं। और ये देखिए, ये वाला जो है ये दीर्घ स्वर नहीं होगा। इसका दीर्घ स्वर क्या होगा? ये। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन जो है या, रा,
ला वा। अगर ऊष्म व्यंजन पूछा जाएगा तो हम ये बताएंगे सा 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 हा। इनकी संख्या भी 4 होती है, इनकी संख्या भी 4 होती है। तो ये अंतस्थ हो जाएगा, ये ऊष्म हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा वाह। इसका आंसर हो जाएगा वाह। ये प्रश्न नंबर जो है 8 है हमारा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाह। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन 44 है, पहला ऑप्शन 44, दूसरा 48, तीसरा 52, चौथा 56। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें कुल लिपियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। हिंदी भाषा में कुल लिपियों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी भाषा में कुल लिपियों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं ये आपको बताना है। अभी हमने आपको बताया था। देखिए, लोग कंफ्यूज होते हैं किस में? एक या, रा, ला, वाह। एक ये होता है सा, सा, हा। अब इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन सा अंतस्थ है, कौन सा ऊष्म है। अंतस्थ और ऊष्म में कंफ्यूज होते हैं। तो अब देखिए, हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको आसानी से एक ट्रिक बता देते हैं। इसमें देखिए खट्टी सा है, ये वाला सा है, इसमें ऊष्म ऐसे लिखा गया होगा। तो ये खट्टी सा किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, इसमें। तो इसका मतलब ये जो है, ये सा साहा जो ये ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा। ऊष्म व्यंजन में ये वाला सा आता है, तो सा भी ऊष्म व्यंजन ही होता है। तो बाकी जो बचेगा ये अंतस्थ हो जाएगा। तो ऊष्म व्यंजन वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है। यार अलावा कैसे व्यंजन है? यार अलावा कैसे व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है तो सा, वही हमने पहचान आपको बताई है। तो हा इसमें आ जाएगा, तो इसका मतलब हा वाला सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? 13 का, तो वो कहलाती है युग्मक ध्वनियाँ। एक ही ध्वनि का द्वित्व होने का मतलब, जैसे दिल्ली, इसमें ला का द्वित्व है, ला 2 बार आया है तो इसको द्वित्व हो जाएगा, ये युग्मक ध्वनि के श्रेणी में आ जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो है 14 नंबर प्रश्न है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार का कार्य करता है पंचम वर्ण का। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए अय वर्ण जो है वो कंठ तालु कहलाते हैं। ए अय जो है कंठ तालु कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे आप। ए और अय जो है ये कंठ तालु कहलाते हैं। ठीक है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे बहुत से लोग स्वर लगा देंगे तो स्वर के टुकड़े हो जाते हैं। जैसे आप बड़ा आ लेंगे, आप बड़ा आ लेंगे तो ये जो है आ और आ से मिलके बना है, तो इसके टुकड़े हो गए। तो ये जो है इसमें वर्ण सही हो जाएगा। वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं तो वो वर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें जैसे व्यंजन अगर लेंगे हम, का व्यंजन अगर लेंगे तो का किससे मिलके बना है? का प्लस आ से मिलके बना है। तो एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया, तो इसके व्यंजन के भी टुकड़े हो सकते हैं, तो व्यंजन भी नहीं हो सकता, इसमें स्वर भी नहीं हो सकता, व्यंजन भी नहीं हो सकता, इसी प्रकार मात्रा भी नहीं होगा। वर्ण जो है उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं?
जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उनको क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। तो उनको जो है कहते हैं हम दंत। उनको जो हम क्या कहते हैं, दंत। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उनको कहते हैं दंत। और दंत के अंतर्गत देखिए कौन कौन से आएंगे। दंत के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो दंत में आ जाएगा आपका ता वर्ग। ये दंत वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा ता वर्ग, यानी कि त, थ, द, ध, न, ये हो जाएगा। और अंतस्थ का ला आ जाएगा, इसमें ला भी आ जाएगा, अंतस्थ वर्ण है ला, और ऊष्म वर्ण है स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखेंगे। ला और श दंत वर्ण के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। अंतस्थ ला वर्ण है और ऊष्म वर्ण है स, ये दोनों जो है दंत वर्ण के अंतर्गत आएंगे। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। तो जब हम किसी वस्तु को व्यवहार में लाते हैं तो उसको हम कहते हैं हम प्रयोग में ला रहे हैं, हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है। जब व्यवहार में लाएंगे किसी वस्तु को, उसको हम प्रयोग में ला रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। किसमें स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। आरोग्य, तो इसमें अशुद्धि होगी, इसमें भी अशुद्धि है छोटी बड़ी की। ये है हमारा प्रश्न नंबर 19। ये औत्सुक्य में देखिए बड़ा अ होना चाहिए, अ होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, तो यही सही है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ करके नए शब्दों की रचना करते हैं उनको क्या कहते हैं आप। उनको हम कहते हैं, आसान सा प्रश्न है, तो उनको कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ करके, संज्ञा सर्वनाम से जुड़ेंगे, जो संज्ञा सर्वनाम से जुड़ेंगे और नए शब्द बनाएंगे उनको हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं। जो क्रिया से जुड़ करके बनाएंगे, जो क्रिया से जुड़ करके बनाएंगे उनको हम कहेंगे कृदंत प्रत्यय, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, संज्ञा सर्वनाम से जोड़ने वाले जो नए शब्द बनेंगे वो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, और जो क्रिया से जुड़ करके बनेगा वो कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, उस समास को क्या कहते हैं। उस समास को क्या कहते हैं, तो उस समास को कहते हैं तत्पुरुष। पूर्व पद गौण हो, पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ध्यान रखेंगे आप, पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उनको कहते हैं संयुक्त सर्वनाम, उनको कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। उनको कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़ करके कर्म पर पड़ता है वो कौन सी क्रिया होती है, वो कौन सी क्रिया होती है। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़ करके कर्म पर पड़ता है तो उसको जो है कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसको जो है सकर्म क्रिया कहते हैं। कर्म पर जो पड़ेगा उसको सकर्म क्रिया कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको सकर्म क्रिया कहेंगे। कर्ता को छोड़ करके कर्म पर अगर पड़ेगी तो कर्म का प्रभुत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है, कौन सा शब्द संबंधवाची है। क्वेश्चन नंबर 24 है ये। संबंधवाची कौन सा है। जो देवता से संबंधित होता है, देव से या देवता से संबंधित होता है उसको हम कहते हैं दैवीय। उसको हम क्या कहते हैं, दैवीय। देवता से संबंधित या देव से संबंधित हम क्या कहते हैं, दैवीय। तो ये हो जाएगा इसमें सी वाला ऑप्शन सही, 24 का सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है।
क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे काल। ठीक। देखिए, आप सभी से एक विनम्र निवेदन ये भी है कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि समय आपका ज़ाया नहीं हो रहा है, फालतू समय नहीं लिया जा रहा है बेमतलब की बातों में, तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और जिनके लिए उपयोगी है उनके तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? 27 नंबर क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से ये हो जाएगा, कहा रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयत्न उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं। देखिए, उच्छिष्ट व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है, ऊष्म भी व्यंजन होता है। ये सघोष जो है, सघोष अघोष ये जो है इस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आएंगे। सघोष अघोष इस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3। आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। एक ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो है वो 3 भेद होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ऋण शब्द जो साधारण शब्द होते हैं, यौगिक शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, योग ऋण शब्द जो अलग अर्थ देते हैं, जो अपने मूल शब्द से कुछ अलग अर्थ समेटे हुए होते हैं, वो योग ऋण शब्द होते हैं। जैसे रेलगाड़ी जो है इसमें 2 शब्दों से ये मिलकर बना है, रेल और गाड़ी से, तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द। अगर पूछ लिया जाएगा कमल, तो कमल हो जाएगा ऋण शब्द। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाएगा योग ऋण शब्द कौन है, योग ऋण में आ जाएगा जलज। ये अलग अर्थ लिए हुए, जल में उत्पन्न होने वाला, तो ये योग ऋण शब्द की श्रेणी में आ जाएगा। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? देखिए, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। एक समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है, वो जो है समानाधिकरण। अगर पूछा जाएगा किस अव्यय का भेद है, तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है ये हम आपको बता दें। ये 2 शब्दों, 2 या 2 से अधिक 2 शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों, ये 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है समुच्चय बोधक अव्यय। वो कहलाता है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये देखिए, दीमक। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा, विधुर। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, इसमें जो है विधुर पुल्लिंग शब्द है। विधुर जो है पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग हो जाता है विधवा। विधवा हम स्त्री को कहते हैं और विधुर हम कहते हैं पुरुष को जिसकी पत्नी मर गई होती है।
ठीक है। ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बड़े उपयोगी साबित होंगे और ये 30 क्वेश्चन की ये जो सीरीज अभी ख़त्म हुई है, इसका पैटर्न बहुत लंबा चलेगा। अगला पैटर्न जो आएगा वो 31 से 60 प्रश्नों का आएगा, उसके बाद फिर 61 से 90 प्रश्नों का आएगा। इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में चलता रहेगा। आपको अगर हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अच्छे से व्याख्यात्मक हल देखना हो तो इस चैनल से आप अवश्य जुड़ जाएं। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक अवश्य करें। सभी प्यारे साथियों का सादर धन्यवाद।